हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स। वन शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ऑप्टिक्स पे, जो 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वेव की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वेव ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको हम बोलते हैं। ओके, दूसरी इसमें बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर perpendicular to each other, both are perpendicular to each other, perpendicular to each other होती है। ओके, नेक्स्ट है कि स्पीड जो इसकी होगी वेव की स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव ऑप्टिक्स यानी वेव सोच डिफ्रैक्शन भी शो करती है। दूसरी बात पोलराइजेशन एंड इंटरफ्रेंस भी शो करती है। सो वेव मतलब कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। सो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने लिख दिया है ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर होगा, ट्रांसवर्स इन नेचर। C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। C मीडियम इज इक्वल टू लिखते हैं 1/√μ एंड ऑप्शन। फर्दर म्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, μ0 और μr। तो ऑप्शन इक्वल टू क्या लिखते हैं, ε0 और εr। तो C मीडियम इज इक्वल टू जो पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको C मिल जाएगा /√μ एंड ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिर म्यू इंटू ऑप्शन इज इक्वल टू n लिखते हैं। C मीडियम इज इक्वल टू C /n लिखते हैं, जिसको n को हम लोग क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, जो आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डाउट ओके, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और C मीडियम इक्वल टू C/n लिखते हैं, कोई डाउट नहीं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का था इसमें वेव ऑप्टिक्स में। अब जो बात करेंगे हम काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है वेव फ्रंट। क्या नाम है बच्चों, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में देखो भाई क्वेश्चन कैसा होता है, वेव फ्रंट जिसको बोलते हैं, वेव फ्रंट ये क्या है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो है वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट वेव which depends on सोर्स, जो सोर्स पर डिपेंड करता है, सोर्स किस तरह का है ना। दूसरी बात यहाँ पर है द लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है इस तरह का, तो इसका वेव फ्रंट ऐसे बन जाता है ना। और इस तरह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल करेगी।
है ना, ऐसे 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 चलेगी। तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स है, ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये है टर्शियरी वेव फ्रंट। इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अगर आपके हिसाब से अगर सोर्स पॉइंट हो तो कैसे आप करेंगे? इस तरह से, सोर्स अगर पॉइंट है तो इस तरह से वेव फ्रंट में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऐसे। और ये क्या होगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलेगा ना, देखिए ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और कैसे करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव? स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से। अगर मीडियम सेम है तो ऐसे ही बनता चला जाएगा। अगर सोर्स क्या हो? लाइन हो, माने इस तरह का सोर्स हो, तो कैसा बनाएगा? सिलिंड्रिकल बनाएगा, ऐसे, है ना, इस तरह से बनाएगा, ऐसे। इस तरह से सभी दिशाओं में मूव करेगा। और एक होगा प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट किस बात पर डिपेंड करता है? ये शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत दूर से है, अगर वेव बहुत दूर से है, तो इसमें क्या होगा कि वेव फ्रंट जो होगी वो प्लेन होगी। जैसे कि सन से अगर रे आ रही है अर्थ पे, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन बन जाएगा। कैसा बनेगा बच्चों? प्लेन। जैसे मान लें कि सन है और यहाँ से इस तरह से आ रही है, हालांकि आएगी तो ऐसे निकलेगी ना, ये सन से निकलेगी तो ऐसे निकलेगी, लेकिन अर्थ पे आते आते, ये अर्थ है, यहाँ पर जब आएगी तो ऑब्जर्वर को कैसा मिलेगी? इस तरह से मिलेगी, है ना, ऐसे। और ये कैसा हो जाएगी? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, तो इसमें एक हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, हाइजन, हाइजन प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजन प्रिंसिपल में यही है, जो मैंने वेव फ्रंट बताया है उसी टाइप का इसका प्रिंसिपल है। इसमें प्रिंसिपल ये है कि अगर ये सोर्स है तो ये सोर्स है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट अप टू सोन, इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो c इंटू टाउ, इसके भी बीच के जो डिस्टेंस है वो c इंटू क्या है? टाउ। मतलब इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, अगर मीडियम क्या है? सेम मीडियम है तो। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट का सोर्स कौन है? S है, और सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या हो गई? प्राइमरी वेव फ्रंट का सोर्स हो गई। टर्शियरी का सोर्स कौन हो गया? सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, अप टू सोन। इसी तरह से क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और ये सभी कॉन्सेप्ट को क्या करती है? प्रूव करती है। जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इस सबको प्रूव करती है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करती है ये रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ये एक मीडियम है, इस तरह से एक मीडियम है। ओके, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और इस तरह से एक कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे ऐसे जो है छोटा सा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नॉर्मल दिखा दिया मैंने। ओके, ये कौन है? ये इंसिडेंट हो गया। ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है और ये यहाँ मिल जाएगी। ओके, सरफेस पर आ गए। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि जब रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ, तो थोड़ा सा इधर मुड़ गई। ओके, तब तक ये यहाँ आ जाएगी। देख लो, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कोई डाउट नहीं। ये हो गई आई, तो फर्दर ये भी कितना हो जाएगी? आई। अब ये हो गई आर, तो ये भी कितना हो जाएगी? आर। समझ रहे हैं? ये आर हो गई। इसका नाम देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसे चले। यहाँ पर स्पीड इसमें v2 है, इसमें स्पीड क्या है? v1 है। तो जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ आई, उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ चली गई। तो इसका हो गया v2 इंटू टाउ, और ये हो गया बच्चों v1 इंटू टाउ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और इसको एक ट्रायंगल माने, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बटे साइन आर। ध्यान देना,
ये साइन आई माने हैं तो परपेंडिकुलर बटे क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है V1 टाउ डिवाइडेड बटे BC, ये हो गया BC। और यहाँ पर क्या हो गया V2 टाउ डिवाइडेड बटे BC। तो BC से BC कट जाएगा, टाउ से टाउ कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या बच्चों, साइन I डिवाइडेड बटे साइन R बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, V1 बटे V2 बचेगा। और V1 डिवाइडेड बटे V2 अब क्या लिखते हैं पता है, N2 बटे N1। और यहाँ पर इसको पुट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा स्नेल्स लॉ। क्लियर, इससे ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि वन शॉट है, टाइम हमारे पास कम है। अब बात करते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए सब प्लेन वेव फ्रंट है और ये प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है, इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है ये। और यहाँ पर क्या है, प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर। इसमें जब टकराएगा तो टकरा के कैसे आएगा, इसी तरह से वापस आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये एक लेंस है, क्या बच्चों, ऐसे एक लेंस दिया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इस तरह से जा रहा है, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है। तो यहाँ पर जब पड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा, देख रहे हैं ना। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसा था, ये सब प्लेन वेव फ्रंट था, इधर क्या बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। तो इस तरह से हम लोग बातें करते हैं, बहुत सारे बातें करेंगे इसमें। अब हम बात जो करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में होता क्या है, इंटरफेरेंस में दो या दो से ज़्यादा सोर्स होंगे, दो या दो से ज़्यादा सोर्स होंगे और वो दोनों सोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे पर क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। कब करेंगे ओवरलैप, जब उसको हम जोड़ेंगे, है ना भाई, इंटरफेरेंस। तो मान लेते हैं कि दो वेव है, एक Y1 A1 साइन ओमेगा t है, एक दूसरा क्या है Y2 इजिकल टू A2 हो गया और 2 साइन ओमेगा t अब प्लस क्या है 5 प्लस 5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो Y1 अब प्लस Y2 होगा। इसको आप जोड़े होंगे तो आपको मिलेगा पता है, A मिलेगा और क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, फिर ओमेगा t मिलेगा, अब प्लस क्या होगा, थीटा मिलेगा। इंटरफेरेंस बोलते किसको है, दो सोर्स हो, दोनों का वेवलेंथ लगभग सेम हो, मतलब दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल हो सकता है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। और जब दोनों को उसको हम लोग जोड़ते हैं तो वो इंटरफेरेंस शो करता है। जब ओवरलैप कर जाता है, एक दूसरे पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब, अब देखिए कंस्ट्रक्टिव कब बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बोलते हैं, जब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं, यानी उसका जो इंटेंसिटी होगा वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो हो जाए 2n इंटू पाई, और n बराबर क्या होना चाहिए, 0 1 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो a होगा वो अंडर रूट क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 5, चाहे डेल्टा 5 जो भी कहिए। एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंटेंसिटी का स्क्वायर होता है, तो उसके हिसाब से क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर लिखिएगा I1 प्लस I2 अब प्लस क्या लिखिएगा 2 रूट अंडर I1 फिर I2, यहाँ पर लिखेंगे cos 5। तो कंस्ट्रक्टिव में तो फाई का वैल्यू, डेल्टा फाई का वैल्यू 2n पाई है, तो ये हमेशा क्या लिखेगा, cos डेल्टा फाई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, किसी भी कंडीशन में 1 आएगा। तो a जो होगा a वो मैक्सिमम होगा a1 प्लस a2 होगा, और I जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर I1 प्लस और I2 होगा, रूट अंडर मैंने ऐसे होगा, रूट इसका भी अपना रूट होगा, I1 प्लस I2 होगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि डेल्टा जो फाई होता है वो क्या होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई होता है। तो n बराबर यहाँ पर 1 2 3 होगा। तो इसमें हर कंडीशन में
डेल्टा फाई का वैल्यू कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू -1 होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए मिनिमम मिल जाएगा, और ए मिनिमम मिलेगा A1 माइनस A2। यहाँ पर मोड लगा देंगे और आई जो मिनिमम मिलेगा उसमें क्या लिखेंगे, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर क्या लिखेंगे, I2। यहाँ पर लगा देंगे मॉड। ओके, तो यहाँ पर हो गया आई मैक्स डिवाइडेड बटे क्या हो गया, आई मीन का रेशियो अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्या होगा, ए मैक्स, और यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर रूट अंडर जो होगा वो होगा आपको ए मीन। तो इसको अगर हम सोल्व करके देखें, इसको वैल्यूज को ए मैक्स और ए मीन को सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जरा देखिए। यहाँ पर जो आई था ना, आई का एक्चुअली वैल्यू ऐसा होगा, गलत लिखा गया था। आई मैक्स जो होगा ना वो रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 इसका स्क्वायर होगा, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं आई मैक्स, तो आई मैक्स का वैल्यू क्या लिखना होगा, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर कितना I2 इसका हो गया स्क्वायर, और डिवाइडेड बटे ए मीन यहाँ पर तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके, अब क्या होगा, ए मीन, तो ए मीन का आई मीन लिखिएगा I1 माइनस रूट अंडर कितना I2, इसका क्या लिखना होगा बच्चों, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है A1 प्लस A2 इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर को हटा देंगे और हमको इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमको पूछता क्या है कि जब इक्वल रहेगा तो क्या होगा, इक्वल के लिए रिजल्ट पूछता है। तो देखिए इक्वल के लिए रिजल्ट पूछते हैं, इफ़ मान लीजिए कि इफ़ A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू क्या हो, A हो, तो A का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 और A2, और फिर क्या होगा, cos फाई होगा। और फिर इसमें क्या करते हैं, A का वैल्यू पुट करते हैं, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर cos फाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस कितना हो गया, 5 हो गया, 2A का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 5 ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2A का स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर 5/2 अंडर रूट, इसको लिखेंगे 2A का स्क्वायर 2A ऐसे लिखेंगे 2A cos 5/2, और ये क्या बन गया, A बन गया इस तरह से। ओके, अब क्या बनाना है हमको कि इंटेंसिटी लिखना है। तो इक्वल के लिए अगर इंटेंसिटी लिखते हैं तो डायरेक्ट इसी से लिख दीजिए। कैसे, क्योंकि I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, A स्क्वायर होता है। तो I बराबर 4 होगा, A का स्क्वायर होगा और cos स्क्वायर 5/2 होगा। तो आई नॉट बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे, इसको पुट कर देते हैं। तो आई इजिकल टू आ गया 4 आई नॉट और कॉस स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे 5/2। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आई इजिकल टू 4 आई नॉट और कॉस स्क्वायर 5/2। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो अलग बात करेंगे। बात करेंगे हम लोग इंटरफेरेंस की, कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो इंटरफेरेंस में होता है इंटरफेरेंस तो पढ़ ले, सॉरी, कोहेरेंट सोर्स की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सेम वेवलेंथ होगा, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और नियरली इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल मैग्नीट्यूड विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो उसको हम लोग नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी बात कि हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इसमें क्या होता है? इसमें सेम वही बात है कि सेम लैम्डा हो, एफ हो और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड हो, नियरली एम्पलीट्यूड लगभग बराबर हो, बट नॉट कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्या, योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। योंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होता है? योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है देखिएगा। इसमें क्या हुआ है कि आप एक स्लिट्स ले लेते हैं यहाँ पर, ओके, एक स्लिट्स हो गया, और यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं, सोर्स ले लेते हैं। इस तरह से कोई सोर्स है, तो इस तरह से ये प्लेन वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है, ओके। फर्दर यहाँ पर आने के बाद एक और स्लिट्स ले लिए, यहाँ से एक और स्लिट्स ले लिए, फिर एक यहाँ पर आकर एक और स्लिट्स ले लिए, थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर एक और स्लिट्स लिए, ऐसे, ओके। तो यहाँ से क्या करती है, वेव ऐसे चल रही है। तो फर्दर यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, इस तरह से, है ना। फिर ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे निकलेगी, ऐसे बनते हुए फिर ऐसे जा रही है। तो इसमें क्या हो गया कि दो सोर्स हो गया। यहाँ के बाद जैसे एक सोर्स है, यहाँ पर क्या है S1 है, यहाँ पर क्या है S2 है, दो सोर्स है। तो इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह की बातें मिल रही है हमको, है ना, ऐसे मिल रही है। और यहाँ पर क्रॉस मिल रही है, यहाँ पर भी क्रॉस मिल रही है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि दो सोर्स है, ये ओवरलैप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इस जगह पर ऐसे हो रही है, मतलब कि दो वेव है। सपोज दैट कि ऐसे है वेव, दूसरा जो वेव है वो भी क्या है, ऐसे है। अब दोनों को जोड़ दिया, तो ऐसा हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, ब्राइटनेस बढ़ गया, ओके। और दूसरा है कि इस तरह का है, माने कि दूसरा एक तो ऐसा है और दूसरा है ऐसे, है ना, ऐसे है, देख रहे ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें घट कर क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अपोजिट मतलब कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये देखने को मिल रहा है कि स्क्रीन जब लगाए हैं, इसके बाद स्क्रीन लगाए हैं, तो वहाँ पर हमको डार्क और ब्राइट मिल रही है। तो डार्क और ब्राइट क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी को। ये एनर्जी को बता रहा है कि भाई देखो एनर्जी कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स है S1 और यहाँ पर एक सोर्स है जिसका नाम है S2। ये हो गया S2, दो सोर्स हो गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। दो सोर्स है और दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो D है, ओके। और यहाँ पर हम रखे थे, है ना, ये हो गया आपका सेंट्रल, ये सेंट्रल हो गया, ओके। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, सोर्स और स्क्रीन के बीच। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि इस जगह पर एक पॉइंट है जहाँ पर इस सोर्स से x1 दूरी पर ब्राइट या डार्क बना है। ब्राइट मान लीजिए चाहे डार्क मान लीजिए, ये मान लिया हमने। और ये वाली दूरी कितनी है, D है, ओके। ये वाली दूरी आपको D/2 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम बात करें, ये सोर्स को मिलाएं यहाँ पर, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। फर्दर ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, D/2 हो गई, ऐसे, ओके। ये हो गया। यहाँ पर सेंटर ये O है, ये कौन है, O है। यहाँ पर क्या है, P। तो ये वाला जो दूरी होगी, यहाँ से सेंटर की जो बीच की दूरी है उसका नाम xn है, xn। मतलब यहाँ से एक पॉइंट है P जहाँ पर ब्राइट या डार्क मिला हुआ है जिसका नाम है xn। ये हो गया D/2 बीच से, और ये हो गया D/2 ओवरऑल D।
तो हम क्या करते हैं कि इस जगह का वैल्यू निकालते हैं, ये वाला निकालते हैं। तो ये वाला जो होगा वो होगा xn माइनस d/2, कोई डाउट नहीं। ओके, अब फिर ये वाला जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं क्या, xn प्लस d/2, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x2 हो गया, ये वाला d है। ओके, ये भी हमको d है। तो एक ट्रायंगल तो ये बन रही है। ओके, एक ट्रायंगल कौन बन रही है, ये बन रही है। तो हमको डेल्टा x निकालेंगे पाथ डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। x2 का वैल्यू क्या होगा, ये वाली कैसे निकलेगी, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो मिल जाएगा हमको बाबू d का स्क्वायर प्लस xn प्लस d/2 इसका स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस d का स्क्वायर, इसका ये वाला, ये निकल जाएगा। तो d का स्क्वायर और xn माइनस d/2 इसका क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, और इसका पावर 1/2। अब जब देखिए d स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर d स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कोई डाउट। ओके, अब यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर d स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1 मिला, 1 मिल गया यहाँ पर क्या मिलेगा, xn प्लस d/2, इसका क्या लिखेंगे, d स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात देखो, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी 1 इस पूरे क्वांटिटी से बहुत बड़ी है। क्योंकि ये स्मॉल d बहुत छोटा होता है, कैपिटल D बहुत बड़ा होता है, और d का स्क्वायर है तो ये और बड़ा हो जाएगा नीचे, तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो पावर है ना वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है, तो ये पावर हट गया। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और xn माइनस d/2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू डी का स्क्वायर। यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ये आपको समझ में आया है, नहीं आया है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये पावर है, इसमें आकर मल्टीप्लाई हो गया। क्यों मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी इससे बहुत छोटी है 1 से, तो इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ये 1, ये -1 कैंसिल होने के बाद क्या हो रहा है, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, इसका कोई और काम नहीं है, हटा दें। तो जब हटा देंगे, अब इसको देखिए हटा देते हैं, ओके। तो अब क्या होगा छोटू, कि यहाँ पर जो हो गया डेल्टा जो x है, देखो ये d स्क्वायर लिया कहने हैं, d स्क्वायर नहीं होगा, d होगा, स्क्वायर के बाद आएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो गया। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यूज आया, ये कितना आया, 2d का स्क्वायर होगा, 2d का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ xn प्लस d/2 इसका स्क्वायर माइनस xn माइनस d/2 इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा। जब ये d और ये d कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा x इजिकल टू आपको मिलेगा 1/2d मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, xn का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4 प्लस 2xn इंटू d डिवाइडेड बटे 2ab माइनस यहाँ पर होगा xn का स्क्वायर, अब फिर क्या होगा माइनस d स्क्वायर बटे 4 प्लस 2xn इंटू d/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो बच जाएगा कितना आपको 1/2d इंटू xn इंटू d इंटू 2, ये हो गया आपको डेल्टा x। 2 से 2 कैंसिल होगा तो डेल्टा x इजिकल टू xn इंटू d डिवाइडेड बटे कैपिटल D। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये मिल गया आपको xn इजिकल टू डेल्टा x इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बटे स्मॉल d। अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया है वो कंस्ट्रक्टिव के लिए अलग होगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग होगा, मतलब कि डार्क और ब्राइट, यहीं पर बताएगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो पहला है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा वो ब्राइट को बताएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज ब्राइट। तो ब्राइट कैसे आएगा,
ब्राइट देखिए कैसे आएगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डेल्टा एक्स डिवाइडेड बटे लेमडा और डेल्टा फाई बराबर क्या 2n पाई डिवाइडेड बटे 2 पाई, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। तो यहाँ पर जो मिलेगा एक्सएन इज इक्वल टू मिलेगा डेल्टा एक्स एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बटे स्मॉल डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ द ब्राइट ऑन द स्क्रीन, दिस इज द पोजीशन ऑन द ब्राइट ऑन द स्क्रीन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब कि डार्क पोजीशन ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे डार्क पोजीशन को शो करेगा, है ना, डार्क पोजीशन। तो इसमें क्या लिखते थे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई, ऑड मल्टीपल। तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इंटू लेमडा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई 2n माइनस 1 इंटू पाई इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा डिवाइडेड बटे कितना 2, इतना हो जाएगा। तो अब क्या है एक्सएन इज इक्वल टू, एक्सएन इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, एक्सएन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी डिवाइडेड बटे स्मॉल डी। अब इसको पुट करेंगे तो एक्सएन पोजिशन आएगा, एक्सएन इज इक्वल टू आएगा 2n माइनस 1 इंटू डी लेमडा डिवाइडेड बटे 2d। दिस इज द पोजिशन ऑफ डार्क, दिस इज पोजिशन ऑफ डार्क, पोजिशन ऑफ डार्क ऑन द स्क्रीन, डार्क ऑन द स्क्रीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, पोजीशन ऑफ डार्क ऑन द स्क्रीन। अब हम क्या करते हैं, फ्रिंज विथ कैलकुलेट करेंगे। फ्रिंज विथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज विथ बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो फ्रिंज विथ की अगर हम बात करें, फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ, तो इसमें क्या है कि हम वो लेते हैं इस तरह से स्क्रीन ले लेते हैं, ऐसे स्क्रीन है, स्क्रीन है और यहाँ पे दो सोर्स है, दो सोर्स है S1 S2, दोनों सोर्स के बीच की दूरी है वो है क्या D, ओके D है। और यहाँ से सेंटर है तो इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट, इसको हम लोग ब्राइट दिखाएंगे। और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, डार्क दिखा देंगे, फिर क्या दिखा देंगे, फिर ब्राइट दिखा देंगे, फिर यहाँ पर क्या दिखाएंगे, डार्क दिखाएंगे, फिर यहाँ पर क्या दिखा देंगे, ब्राइट दिखा देंगे। दिस इज द ब्राइट, दिस इज द डार्क, दिस इज द ब्राइट, दिस इज द डार्क, दिस इज द ब्राइट। क्लियर, ओके। तो इस तरह से अल्टरनेट आ रहा है। तो दो डार्क के बीच की दूरी, ओके, या दो ब्राइट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विथ बोलते हैं, फ्रिंज विथ, है ना, फ्रिंज विथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट या डार्क, तो कैसे लिखेंगे, फ्रिंज विथ इज इक्वल टू, अगर ब्राइट के लिए लिखते हैं तो एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन, यहाँ पर क्या लिखेंगे n प्लस 1 डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी माइनस एन डी लेमडा डिवाइडेड बटे कितना डी। तो यहाँ पर हो जाएगा एन डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी प्लस डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी माइनस एन डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी। ओके, यहाँ पर हो जाएगा कितना डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी, और ये हो गई फ्रिंज विथ डी लेमडा बटे डी। अब क्या करते हैं कि इफ ऑल द ऑपरेटर्स प्लेस्ड इन मीडियम, मतलब कि लिक्विड वगैरह में डाल देते हैं, व्हेन ऑल द ऑपरेटर्स
when all the operators placed in liquid, when all the operators placed in liquid, तो देखिए बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा डिवाइडेड बाय डी, एयर बीटा डैश इज इक्वल टू डी लेमडा डैश डिवाइडेड बाय डी, लिक्विड with refractive index mu, in liquid of refractive index in medium with refractive index इन मीडियम में डालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो क्या होगा लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बटे म्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बीटा, ध्यान दीजिएगा बीटा डैश इज इक्वल टू डी लेमडा डैश बटे डी था, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल डी लेमडा डिवाइडेड बटे डी और 1 बटे म्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे बीटा डिवाइडेड बटे म्यू इक्वल टू बीटा मेट डैश। तो इन अदर मीडियम डिक्रीजेस, इन अदर मीडियम बीटा चेंज करेंगे, इन्हें डिक्रीज करेंगे। ओके, अब बात करना है इसमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो ये हो गया था आपका, जैसे यहाँ पर सोर्स था, ओके यहाँ पर डार्क, यहाँ पर भी क्या था डार्क था, यहाँ भी डार्क था और यहाँ पर क्या थी ब्राइट। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पर सोर्स S1 और यहाँ पर सोर्स है S2, ये D है पूरा डिस्टेंस D, और ये हो गया आपका थीटा हो गया। तो हाफ पार्ट कितना होगा, ये पूरा D होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा थीटा है, तो हाफ वाला पार्ट कितना होगा θ/2 हो जाएगा, पूरा थीटा है। तो हम इसको लिखें कि tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू D/2, D डिवाइडेड बटे 2 डिवाइडेड बटे कैपिटल D। वेरी स्मॉल के लिए अगर बात करें, वेरी स्मॉल, तो थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा इज इक्वल टू होगा θ/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ का कितना हो जाएगा, तो θ/2 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बटे 2D, ये कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया D/D। ओके, बीटा इज इक्वल टू क्या होती है, D लेमडा डिवाइडेड बटे D होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे B डिवाइडेड बटे लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल D बटे स्मॉल d। इसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा डिवाइडेड बटे बीटा इज इक्वल टू स्मॉल d बटे कैपिटल D, और यहाँ पर इसको लिखे जाते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू जो होगा लेमडा डिवाइडेड बटे बीटा होगा। ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अदर मीडियम में क्या हो जाएगा, अदर मीडियम में थीटा डिवाइडेड बटे म्यू हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा। अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफ्रैक्शन के बाद वेव ऑप्टिक्स में जितने भी टॉपिक है वो सब डिलीट कर दिया है, इस एग्ज़ाम में हटा दिया है, अगला एग्जाम के नहीं, इस एग्ज़ाम में हटाया है, 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो पढ़ते क्या है, डिफ्रैक्शन काफ़ी आसान है। डिफ्रैक्शन में होता क्या है कि लाइट जो होती है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ये शो करती है वेव। तो वेव में एक तो हम रिफ्रैक्शन पढ़ लिए,
अब ये पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन पढ़ना ही नहीं है और डिफ्रैक्शन में सिर्फ 10% ही पढ़ना है। तो डिफ्रैक्शन में क्या होती है ना, लाइट जो होती है, लाइट कोलाइड विथ शार्प, है ना, शार्प एज ओवर और ऑब्स्टेकल या स्लिट्स, तो डिफ्रैक्ट करती है। एक पढ़े आप रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई रे लाइट जा रही है और प्लेन मिरर पर टकरा के फिर उसी मीडियम में आ रही है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो पढ़े रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या करती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, उसका पाथ वेवलेंथ थोड़ा सा चेंज कर जाता है, स्पीड चेंज कर जाता है। एक पढ़े टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता है क्या कि जब दो मीडियम के इंटरफेस से जब डेंसर से रेयर में जाती है तो इंटरफेस पर सिर्फ उसी मीडियम में आ जाती है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं डिफ्रैक्शन, है ना। उसके बाद सीधे क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन। उसके बाद पढ़िएगा पोलराइजेशन, और इसके पहले भी पढ़े हैं हम लोग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पढ़ लिए, डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन नहीं पढ़ना है। अब देखिए लाइट को लाइट से, जिससे कहने का मतलब है कि ऐसे स्लिट्स से माने स्लिट्स थोड़ा सा बड़ा है, ये स्लिट्स है और स्लिट्स क्या है, थोड़ा सा बड़ा है ये, और इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। तो ये मुड़ेगा लेकिन कम मुड़ेगा, देखो कम मुड़ रहा है लेकिन कम मुड़ रहा है। तो इस तरह से जो पार्ट्स बन गया उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा स्लिट को क्या कर देते हैं, स्लिट्स को थोड़ा सा पतला करते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा पतला कर दिए, थोड़ा सा पतला, तो इसमें क्या हो गया, रे थोड़ा सा मुड़ी है, देखो ऐसे मुड़ी, तो ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा डिफ्रैक्शन हुआ। और क्या करते हैं, और पतला प्लेट कर स्लिट्स कर देते हैं, और पतला, बहुत पतला है ना, बहुत, जैसे प्लेन में फ्रंट जा रही है तो ये ऐसे हो गया, है ना, ऐसे हो गया, ऐसे, तो ये ज़्यादा डिफ्रैक्शन हो रही है, देख रहे हो। तो इसमें जो स्लिट्स की विड्थ है वो ए है, स्लिट्स की विड्थ ए है। इसमें भी क्या है, स्लिट्स की विड्थ ए है। तो इसमें जो स्लिट्स की विड्थ है वो लगभग किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर है। इसमें क्या है, स्लिट्स की जो साइज है वो वेवलेंथ छोटा है। इसमें क्या है, स्लिट्स की जो विड्थ है वो वेवलेंथ से भी बहुत छोटा है, इसीलिए ज़्यादा डिफ्रैक्शन हुआ है। और डिफ्रैक्शन का मतलब यहीं पर है। तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है ना, डिफ्रैक्शन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक बस फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पढ़ना है और एक फ्रॉनहोफर पढ़ना है। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जो सोर्स होती है, सोर्स एंड स्लिट्स एज फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, फाइनाइट डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर स्लिट्स है, ये हो गई स्लिट्स, और यहाँ पर क्या हो गए, सोर्स हो गए, ये सोर्स हो गए, ऐसे फाइनाइट डिस्टेंस पर है, विड्थ है। दूसरा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है, स्लिट्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पर होती है कि इस तरह से एक स्लिट्स लगा, ओके, ऐसे इसको मिटा देते हैं, है ना, स्पेस की कमी है। अब इसमें ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर है ऐसे, और ये क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इस तरह से आ रही है रे। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे आ रही है, ऐसे इनफाइनाइट से आ रही है,
इन्फानाइट डिस्टेंस आ रही है, जैसे इन्फानाइट, ओके, इस तरह से इन्फानाइट डिस्टेंस से ट्रेवल करते हुए आ रही है। तो इस तरह से ये हो गया सेंटर इसका। फिर एक और लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। तो इस तरह का डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। बोर्ड के लिए सफिशिएंट थी वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लास्ट का जो टॉपिक है वो सब हटा दिया है। आप इसको बढ़िया से रिवीजन करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।